नमस्कार। राजनीति में जीत से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन एक करीबी हार वो आपको सिखाती भी है और चुभती भी है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम उस हार को सिर्फ एक नतीजे की तरह देखें या फिर एक नक्शे की तरह, एक ऐसा नक्शा जो हमें दिखा सके कि गलती कहाँ हुई और जीत का रास्ता कहाँ से निकलेगा। आज हम चित्तौड़गढ़ के केस स्टडी के जरिए इसी सवाल की तह तक जाएंगे। चलिए सीधे चलते हैं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ साल 2023 के विधानसभा चुनाव में। यहाँ एक ऐसा नतीजा सामने आया जिसने आप कह सकते हैं सारे राजनीतिक समीकरण ही पलटकर रख दिए। एक ऐसी सीट जहां मुकाबला हमेशा से दो बड़ी पार्टियों के बीच का माना जाता था, वहां किसी और ने ही बाजी मार ली। ये सिर्फ एक चुनाव की कहानी नहीं, ये कहानी है बदलती राजनीति की। ये वो नंबर है जिसने सब कुछ तय कर दिया। 6,823 वोट, बस इतने ही वोटों के फर्क से हार और जीत का फैसला हो गया। जब मार्जिन इतना कम हो तो आप समझ सकते हैं कि एक एक वोट की कीमत क्या होती है। ये आंकड़ा हमें बताता है कि लड़ाई वाकई कितनी कांटे की थी। देखिए, चित्तौड़गढ़ सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र नहीं है, ये मेवाड़ की ऐतिहासिक धरती है। यहाँ की मिट्टी में, यहाँ के लोगों में एक अलग स्वाभिमान है और यहाँ की पॉलिटिक्स में स्थानीय मुद्दे हमेशा से बहुत हावी रहे हैं। इस जमीन को समझे बिना आप यहाँ की राजनीति को नहीं समझ सकते। तो कहानी का पहला ट्विस्ट यहीं पर है। कांग्रेस के एक मजबूत और पुराने उम्मीदवार सुरेंद्र सिंह जाड़ावत अपनी मुख्य विरोधी पार्टी यानी बीजेपी से नहीं हारे। वो हारे एक निर्दलीय उम्मीदवार चंद्रभान सिंह चौहान से। अब किसी निर्दलीय का जीतना, वो भी इतने बड़े मार्जिन से, ये साफ इशारा था कि जमीन पर पारंपरिक पार्टियों की पकड़ ढीली पड़ रही थी। तो फिर चलिए अब जरा इन आंकड़ों की गहराई में उतरते हैं, क्योंकि जो नंबर हमें ऊपर से दिखाई देते हैं, असल कहानी तो उनके पीछे छुपी होती है। ये नंबर हमें बताएंगे कि चित्तौड़गढ़ के राजनीतिक इतिहास में क्या कुछ चल रहा था और 2023 में कौन सी दरारें इतनी बड़ी हो गई कि सब कुछ बदल गया। आप अगर चित्तौड़गढ़ का पिछला चुनावी इतिहास देखें तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। यहाँ के वोटर किसी एक पार्टी से बंधे नहीं रहे हैं, वो लगातार अपना समर्थन बदलते रहे हैं। लेकिन इस पूरे पैटर्न में 2023 का नतीजा बिल्कुल अलग खड़ा है। एक निर्दलीय की जीत ने सालों से चले आ रहे इस दो पक्षीय मुकाबले के सिलसिले को ही तोड़ दिया। और ये है वो आंकड़ा जिसने सबको चौंका दिया। जो पार्टी सत्ता में थी यानी बीजेपी, उसका वोट शेयर गिरकर सिर्फ 9% पर आ गया। जरा सोचिए, जो पार्टी 2018 में 53% से ज्यादा वोट लेकर जीती थी, वो महज 5 साल में 9% पर सिमट गई। ये नंबर चिल्ला चिल्लाकर एक ही बात कह रहा था, पार्टी के अंदर ही एक बहुत बड़ी बगावत हुई थी। तो सारी कड़ियां जोड़ने पर तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। बीजेपी की अंदरूनी कलह और एक बागी उम्मीदवार के मैदान में उतरने से उनका अपना वोट बैंक बुरी तरह बिखर गया। और जब एक मजबूत किला अंदर से ही ढहने लगे तो किसी नई ताकत के लिए जगह अपने आप बन जाती है। चित्तौड़गढ़ में ठीक यही हुआ। लेकिन आंकड़े तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। असली कहानी तो लोगों की है, वोटर्स की है। चलिए अब पार्टियों की राजनीति से हटकर जमीन पर उतरते हैं और सुनते हैं कि मतदाता की आवाज क्या कह रही थी। और यहीं पर हमें ये याद रखना जरूरी है कि लोकतंत्र में हर नागरिक की अपनी एक गरिमा होती है, एक आवाज होती है, और उनकी उस आवाज को, उनकी जरूरतों को सुनना, यही तो असली राजनीति है। ये वाक्य सुनने में बहुत सीधा साधा लगता है ना? लेकिन इसकी ताकत बहुत गहरी है। ये हमें आंकड़ों के शोर के पीछे का इंसानी चेहरा दिखाता है। ये वो असल मुद्दे हैं जो चित्तौड़गढ़ के लोगों के दिलों में थे, जो उनके रोजमर्रा के जीवन पर सीधा असर डाल रहे थे। ये कोई बड़े बड़े राजनीतिक मुद्दे नहीं थे, ये थी रोजमर्रा की ठोस परेशानियां। पीने के पानी की किल्लत, खेती-बाड़ी में होता नुकसान, गांव के नौजवानों के लिए नौकरियों की कमी, टूटी फूटी सड़कें और बार बार जाती बिजली। ये वो असली समस्याएं थीं जो बड़े बड़े चुनावी भाषणों और नारों के नीचे कहीं दबी हुई थीं। और यही इस हार की एक और सबसे बड़ी वजह थी। चुनाव इसलिए भी हारा गया क्योंकि जो बड़े बड़े अभियान चल रहे थे, वो लोगों की इन असली समस्याओं पर बात ही नहीं कर रहे थे। एक तरह का खालीपन बन गया था, एक वैक्यूम। और राजनीति का नियम है कि जहां भी वैक्यूम बनता है, उसे भरने के लिए कोई ना कोई सामने आ ही जाता है। तो अब सवाल ये है कि इन सभी समस्याओं को समझकर, इस हार के विश्लेषण से क्या हम भविष्य की जीत का कोई रास्ता निकाल सकते हैं? जवाब है हाँ।
अब हम बात करेंगे उस विस्तृत डेटा पर आधारित रणनीति की जो अगला चुनाव जीतने के लिए एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करती है। देखिए, ये वापसी की रणनीति 4 मजबूत स्तंभों पर खड़ी है, जिसे हम चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं। पहला, स्थानीय नेतृत्व पर जोर, यानी ये संदेश देना कि उम्मीदवार आप ही के बीच का है। दूसरा, पार्टी के साथ सही तालमेल। तीसरा और सबसे अहम, हर बातचीत, हर मैसेज के केंद्र में वोटर की असल चिंताओं को रखना। और चौथा, आज के जमाने का सबसे बड़ा हथियार, डिजिटल मोर्चा, जिससे सीधे युवाओं तक पहुंचा जा सके। और ये सिर्फ सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट डाल देने की बात नहीं है, ये एक पूरी तरह से माइक्रो टारगेटेड रणनीति है। गांव के प्रभावशाली लोगों तक व्हाट्सएप के जरिए पहुंचना, युवाओं से इंस्टाग्राम रील्स के जरिए जुड़ना और आम मतदाताओं तक फेसबुक के जरिए लक्षित संदेश पहुंचाना। लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। आज के डिजिटल दौर में लोगों की प्राइवेसी, उनकी सहमति बहुत मायने रखती है। भारत का जो डीपीडीपी फ्रेमवर्क है वो इसी बात पर जोर देता है। आप तक अपनी बात पहुंचाना जरूरी है, लेकिन आपकी निजी जानकारी की सुरक्षा और सम्मान के साथ। और फिर इस पूरी रणनीति को एक टाइमलाइन में बांध दिया जाता है। ये देखिए, चुनाव से पहले के 90 दिनों का पूरा काउंटडाउन, एक एक दिन का हिसाब, किस हफ्ते क्या करना है, किस पर फोकस करना है, सब कुछ पहले से तय है। यह दिखाता है कि आज की राजनीति में जीत के लिए अनुशासन और योजना कितनी ज्यादा जरूरी हो गई है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। चित्तौड़गढ़ का ये विश्लेषण हमें राजनीति के भविष्य की एक साफ झलक दिखाता है। क्या अब हर चुनाव इसी तरह आंकड़ों, जमीनी हकीकत के विश्लेषण और एक सटीक रणनीति से ही लड़ा जाएगा? क्या राजनीति की कला अब पूरी तरह डेटा का विज्ञान बनती जा रही है? इस पर सोचना हम सबके लिए जरूरी है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 0800 420 41602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य,